वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आई हैव अ ड्रीम सीरीज की इस आखिरी वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेंगे, और साथ ही इसके बाद हम जानेंगे इस चैप्टर का एक समरी। और वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम जानेंगे कि समरी को याद कैसे किया जाता है। आज मैं आपको वो ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से। सबसे पहली बात है अबाउट ऑथर यानी स्पीकर। ये एक स्पीच है। आई हैव अ ड्रीम ये एक स्पीच है, एक भाषण है, और भाषण देने वाले को हम स्पीकर कहते हैं या ऑरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे अबाउट ऑथर या स्पीकर। स्पीकर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को मेम्फिस टेनेसी में। और इनकी मृत्यु हुई थी, साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि मृत्यु हुई थी से ज़्यादा अच्छा कहना होगा कि इनकी हत्या कर दी गई थी, असैसिनेट कर दिया गया था इनको। ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, यानी कि एक पादरी थे, और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, यानी कि अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही ये सिविल राइट्स एक्टिविस्ट यानी कि नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बने तो कुछ करके ही तो बने होंगे। आखिर इन्होंने किया ऐसा कौन कौन सा काम जिससे ये नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए, तो देख लेते हैं। लेड द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट। अमेरिका के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, मॉन्टगोमरी बस बायकॉट। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। मॉन्टगोमरी बस बायकॉट को इन्होंने ही नेतृत्व किया था, इन्होंने ही उसको लीड किया था। आगे हेल्प टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस अफ्रीकी अमेरिकी जो निग्रो समुदाय के लोग थे, जो काले लोग थे अमेरिका के, उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ये एक संस्था थी, और इसकी स्थापना करने में भी इन्होंने मदद की थी। आगे हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। ये गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, और गांधी जी के बताए गए आदर्शों पर ही ये चलते भी थे। इन्होंने जितने भी आंदोलन किए सब में अहिंसा और सत्य, यानी कि सत्य और अहिंसा जो गांधी जी का रास्ता था, उसी को इन्होंने अपनाया। अगेन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। और उनके जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस थे, यानी कि उनका विरोध करने का जो तरीका था, अहिंसात्मक विरोध, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यानी कि अहिंसात्मक विरोध, उनके इस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ने उनको वर्ल्ड वाइड अटेंशन दिलाया, यानी कि दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर, और अटेंशन ध्यान, पूरी दुनिया भर का ध्यान उन्होंने अपने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से खींच लिया। आगे रिसीव्ड नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज उनको मिला था 1964 में, और तब वो सबसे यंग पर्सन थे नोबेल प्राइज रिसीव करने वाले। और नोबेल प्राइज मिला किस लिए था? फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण, अलग अलग, जो मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था कि अलग स्कूल, काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग स्कूल, अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग, यहाँ तक कि उनको होटल में रहने तक की सुविधा नहीं थी। शहर के होटल में वो नहीं रह सकते थे। हाईवे के किनारे के जो मोटेल्स होते हैं उनमें भी वो नहीं रुक सकते थे। तो ये सब जो कुछ उनसे भेदभाव था, जो पृथक्करण था, जो सेग्रीगेशन था, इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसी प्रयास के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। वो भी शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने जो समाप्त करने के लिए प्रयास किया सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, इस कारण से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1964 में। और आगे है इंपॉर्टेंट वर्क्स। इंपॉर्टेंट वर्क्स में सबसे पहला स्ट्रेंथ टू लव 1953। अगला है स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी, और ये 1958 में इनको मिला था। 1958 में इन्होंने इसको लिखा था। आगे हैं वाई वी कांट वेट 1964, और नेक्स्ट है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी।
ये 1968 में आया था। तो देख लीजिएगा फिर 1953, 1958, 1964 और 1968 आप याद रख सकते हैं। 53 और 58 के बीच 5 इयर्स का डिफरेंस, फिर 58 और 64 के बीच 6 इयर्स का डिफरेंस, और फिर 64 और 68 के बीच 4 इयर्स का डिफरेंस। तो 5, 6, 4, 5, 6, 4 इस तरीके से आप डिफरेंस रख सकते हैं कि 1953 में सबसे पहले आया, फिर 5 साल के बाद 58 में, और इसके बाद फिर 6 साल का डिफरेंस आया। तो 58 के बाद 64 और 64 के बाद फिर 4 साल का डिफरेंस, तो 1968 में। तो आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रेंथ टू लव 1953 और स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम। तो SSWW के तौर पर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि SSWW शुरुआत करेंगे SS स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम, स्ट्रेंथ टू लव, दूसरा फिर S वाला स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी, फिर एंड व्हाई वी कांट वेट, और इसके बाद वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, क्योस और कम्युनिटी। इस तरीके से आप इसको एक ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अबाउट द स्पीच डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर ये स्पीच डिलीवर किया गया था। डिलीवर्ड ऑन 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 ईस्वी को ये स्पीच डिलीवर किया गया था। और इस स्पीच में उन्होंने जिक्र किया था ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शंस बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स। अलबामा को वो एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पर देखना चाहते थे जो फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन से हो, यानी कि नस्लीय भेदभाव जो गोरे और काले लोगों के बीच है उस भेदभाव से फ्री होकर वो एक डेवलप्ड स्टेट के तौर पर बने, एक डेवलप्ड स्टेट बने, एक विकसित राज्य बने, ये उनका सपना था। अब आगे चैप्टर में एक जगह पर क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्रीम। उस क्वेश्चन का मैंने आपको एक आंसर लिखवाया है, चाहे तो आप वहाँ पर ये आंसर भी लिख सकते हैं व्हाट वाज द ड्रीम का। खैर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मुक्ति घोषणा पत्र। ये इमेंसिपेशन मुक्ति घोषणा पत्र, इस पर अब्राहम लिंकन ने 5 स्कोर ईयर्स अगो, यानी कि 5 स्कोर ईयर्स, 5 स्कोर, एक स्कोर होता है 20 साल, तो 20 और 5 स्कोर है तो 100 साल पहले, 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर यानी कि मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिसके द्वारा निग्रो को आज़ादी दी गई थी, निग्रो को सामाजिक अधिकार दिए गए थे। आगे मोमेंटस डिक्री यानी कि महत्वपूर्ण घोषणा पत्र। ये महत्वपूर्ण घोषणा निग्रो के लिए कैसा रहा? वो महत्वपूर्ण घोषणा निग्रो के लिए ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप, उम्मीद का एक प्रकाश स्तंभ यानी कि उम्मीद की बहुत बड़ी रोशनी बनकर आया। ये जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई, मोमेंटस डिक्री हुआ, ये मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स के लिए यानी कि लाखों निग्रो गुलामों के लिए उम्मीद की बहुत बड़ी रोशनी बनकर आया। साथ ही जॉयस डे ब्रेक, एक आनंददायक, एक खुशनुमा सवेरा बनकर आया टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी। तो रात के बाद ही तो सवेरा आता है, तो वो रात कौन सा था? गुलामी की लंबी रात को समाप्त करके, गुलामी की लंबी रात को समाप्त करके एक खुशनुमा, एक खुशहाल, एक आनंददायक सवेरे के तौर पर आया। कौन? मोमेंटस डिक्री। दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। मोमेंटस डिक्री क्या हुआ? ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप, उम्मीद की बहुत बड़ी रोशनी बनकर, और साथ ही गुलामी की लंबी रात को समाप्त करके एक आनंददायक सवेरे के तौर पर आया। नेक्स्ट है द निग्रो आर सैडली क्रिपल्ड। निग्रो बुरी तरह से जकड़े हुए, किससे? बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के हथकड़ियों से, मैनिकल्स हथकड़ियों से, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जंजीरों से। निग्रो जकड़े हुए हैं सेग्रीगेशन के मैनिकल्स से और डिस्क्रिमिनेशन के चेन्स से। नेक्स्ट आगे
वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रोस्पेरिटी, ये वास्ट ओशन किसको बोला गया है, यानी कि भौतिक समृद्धता, भौतिक समृद्धि, धन संपदा का विशाल समुद्र, ये बोला गया है अमेरिका को। और लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, लोनली आइलैंड एक उजड़ा हुआ, एक वीरान सा आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की एक उजड़ी हुई, गरीबी का एक उजड़ा हुआ टापू, यानी कि जहाँ पर निग्रो रहते हैं। देखिए बात को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर कोई समुद्र और टापू की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका धन संपदा से, धन संपत्ति से पूरी तरह से परिपूर्ण है, लेकिन वहीं पर उसी अमेरिका में निग्रो एक छोटे से जगह पर अपनी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो अपने नागरिक अधिकारों से भी वंचित है। उनको एक सामान्य नागरिक की तरह भी उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके लिए अमीरी की बात ही क्या करें, उनके लिए एक अच्छे जीवन की बात ही क्या किया जाए, वो तो ठीक से उनको नागरिक अधिकार भी नहीं मिला हुआ है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उनके लिए स्कूल अलग है, उनके लिए रेस्टोरेंट अलग है, उनके लिए स्विमिंग पूल अलग अलग है, जो कुछ भी है सब चीज़ अलग अलग कर दिया गया है। तो फिर वे जब उनको वहाँ पर नीच समझा जाता है, काला समझा जाता है, तो फिर और कहना ही क्या। आगे, द निग्रो लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। लैंग्वेज मतलब होता है दीन काटना। लैंग्विशिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी के किसी कोने में, किसी प्रांत में वे लैंग्वेज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दीन काट रहे हैं, ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, वो अपना दीन काट रहे हैं। आगे, फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्साइल इन हिज ऑन लैंड, और अपने ही देश में वे एक एक्साइल की भांति रह रहे हैं, यानी कि एक एक्साइल वो जिसको अपने देश से निकाल दिया गया हो और किसी दूसरे देश में जाकर वो एक प्रवासी की भांति रह रहा हो, जहाँ पर उसको उस देश का अधिकार नहीं मिलेगा। वैसे ही निग्रो भी अमेरिका में, अपने ही देश में, वे वहाँ पर एक एक्साइल की तरह रह रहे हैं। आगे, चेक हैज़ कम बैक मार्क्ड। मार्टिन लूथर किंग ने एक जगह पर चेक का जिक्र किया है, और उस चेक के बारे में वो बात करते हैं कि वो चेक वापस आ गया और उस पर लिखा हुआ है कुछ, क्या लिखा हुआ है, इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि अपर्याप्त राशि। और ये कहते हैं कि वी रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, हम मानने से इनकार करते हैं, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। पहली बात कि बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, न्याय का बैंक खाली हो गया है, हम ये बात मानने से इनकार करते हैं। और दूसरी बात, देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स इन द ग्रेट वॉल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पास अवसर के जो विशाल खजाने हैं, उस खजाने में इनसफिशिएंट फंड्स हैं, हम ये मानने से इनकार करते हैं। आगे देखिए, द चेक विल गिव, चेक देगा। अगर वो चेक को कैश करवा लेते हैं तो वो चेक उनको क्या देगा, हालांकि चेक कोई है नहीं, बस चेक का एक एग्जाम्पल लेकर उन्होंने बात को समझाने की कोशिश की है। द चेक विल गिव, चेक क्या देगा, द रिचेज ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का धन। और दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की सुरक्षा। अगर वो चेक कैश करवा लेते हैं तो उस चेक से जो उनको पैसा मिलेगा, जो उनको धन मिलेगा, वो धन किस चीज़ का होगा, स्वतंत्रता का धन होगा। और साथ ही जो उनको सुरक्षा मिलेगी वो न्याय की सुरक्षा मिलेगी। आगे, कम टू द हॉलोड स्पॉट, हॉलोड स्पॉट बोला गया है लिंकन मेमोरियल को ही बोला गया है हॉलोड स्पॉट, क्योंकि लिंकन ही वो शख्स थे जिन्होंने मुक्ति की घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किया था, और उनके मेमोरियल पर ही इन्होंने जाकर फिर से अमेरिका को वो सारी बातें याद दिलाई कि 100 साल पहले जो घटना घटी थी, 100 साल पहले जो मुक्ति की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था, वो सारी बातें इन्होंने लिंकन मेमोरियल पर जाकर ही अमेरिकी सरकार को याद दिलाया। तो कम टू द हॉलोड स्पॉट, उस पवित्र स्थान पर आए हुए, किस लिए, टू रिमाइंड अमेरिका द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, वक्त की, उस वक्त की जो फियर्स अर्जेंसी थी, जो महत्वपूर्ण डिमांड थी, वक्त क्या चीज़ की मांग कर रहा है, उस मांग को अमेरिका को याद दिलाने के लिए वो उस पवित्र स्थान पर आए हुए थे। आगे, नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, वक्त नहीं है
समय नहीं है किस लिए? टू इंगेज, शामिल होने के लिए, व्यस्त रहने के लिए, इन द लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, शांत रहकर आराम करने का समय नहीं है, शांत रहकर आराम में पड़े रहें इस बात का समय नहीं है। और टू टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और ग्रेजुअलिज्म का ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग लेने के लिए भी समय नहीं है। ग्रेजुअलिज्म क्या है? होगा ना कोई काम, धीरे धीरे होगा, सब चीज़ सही होगा, तुरंत एकाएक कुछ भी नहीं हो सकता है। ये वाली बात समझना, इस बात को समझना, ऐसा मानकर चलना कि जो भी होगा धीरे धीरे सब ठीक होगा, हड़बड़ाने की क्या ज़रूरत है, ये बात मानकर चलना, इसी को कहते हैं ग्रेजुअली। तो ये सोचकर भी बैठने का वक्त नहीं है, ये सोचकर अपने आप को शांत कर लेने के लिए भी वक्त नहीं है कि जो भी होगा देखा जाएगा, धीरे धीरे होगा सब, नहीं, इसका भी वक्त नहीं है। शांत बैठे रहें और हम आराम करते रहें, ना तो इसका वक्त है और ना ही ये सोचकर बैठ जाएं कि जो भी होगा धीरे धीरे सब होगा। आगे है डार्क एंड डिसोलेट वैली। अब देखिए यहाँ पर ऑफ इस दोनों को रिलेट करने के लिए, यहाँ सब चीज़ों को रिलेट करने के लिए आ रहा है ऑफ। डार्क एंड डिसोलेट वैली, ये किस चीज़ का? सेग्रीगेशन का। डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। सनलिट पथ ऑफ रेशियल जस्टिस। क्विकसैंड्स किसका? रेशियल इनजस्टिस। क्विकसैंड्स मतलब होता है दलदल। दलदल किस चीज़ का? तो रेशियल इनजस्टिस, नस्लीय अन्याय। नस्ली जो अन्याय हैं इसी को बोला गया है क्विकसैंड्स। सॉलिड रॉक, ठोस चट्टान, किस चीज़ का? ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की ठोस चट्टान। सनलिट पथ, प्रकाशमान रास्ते, किस चीज़ का? रेशियल जस्टिस का, नस्लीय न्याय का। और डार्क एंड डिसोलेट वैली, अंधेरी और सुनसान घाटी, किस चीज़ का? सेग्रीगेशन का। आगे देखिए, फैटल फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए फैटल होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्या? फर्स्ट, टू ओवरलुक द एजेंसी ऑफ द मोमेंट, वक्त की मांग को ओवरलुक कर देना, नज़रअंदाज कर देना, ये राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और दूसरा, टू अंडरएस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, निग्रो ने जो संकल्प ले लिया है कि अब हमें आज़ाद होना है, उनके इस संकल्प को कम समझना, ये भी देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। टू ओवरलुक द एजेंसी ऑफ द मोमेंट, वक्त की मांग को नज़रअंदाज करना और निग्रो के संकल्प को कम समझना, ये दोनों ही चीज़ें देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आगे, इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। इनविगोरेटिंग ऑटम यानी कि स्फूर्तिदायक, एनर्जी देने वाला, ऊर्जा देने वाला शरद ऋतु, ये किस चीज़ का? फ्रीडम और इक्वलिटी का, स्वतंत्रता और समानता का इनविगोरेटिंग ऑटम। आगे देखिए, कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। उन्होंने कहा था कि हम अपना स्ट्रगल तो जारी रखेंगे, संघर्ष तो जारी रखेंगे, लेकिन पूरी मान मर्यादा के साथ, पूरे अनुशासन के साथ। हम अपने संघर्ष को फिजिकल वायलेंस में ना बदलने दें, क्योंकि वो गांधी जी को फॉलो करते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे तो उनके अहिंसा के रास्ते को भी वो फॉलो करते थे। इस कारण से उन्होंने कहा कि हम आंदोलन तो करेंगे, लेकिन इस आंदोलन में डिग्निटी की, मान मर्यादा की और अनुशासन की पूरी तरह से बरकरार रहेगा। इस दोनों में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मोटेल्स कहाँ के? हाईवे के किनारे के। होटल्स कहाँ के? शहर के होटलों का उन्होंने जिक्र किया है। आगे, निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट। कहाँ के निग्रो वोट नहीं कर सकते हैं? मिसिसिपी के। निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। और कहाँ के निग्रो को ऐसा लगता है कि हम वोट करें तो करें किस चीज़ के लिए? वो न्यूयॉर्क के। निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज़ नथिंग फॉर विच टू वोट। न्यूयॉर्क के जो निग्रो है उनको लगता है आखिर हम वोट करें तो करें किस चीज़ के लिए? बिजली, पानी, सड़क, आखिर किस चीज़ के लिए? पहले नागरिक अधिकार तो दे दो, पहले हमें नागरिक तो समझ लो, इसके बाद फिर कोई और बात हो जाए। उनको तो पहले नागरिक अधिकार ही नहीं मिला हुआ है, तो उनको ये लग रहा है कि हम वोट करें तो करें किस चीज़ के लिए। और मिसिसिपी के जो निग्रो है उनको तो वोट करने का अधिकार ही नहीं, वो तो वोट भी नहीं कर सकते। आगे, जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर। जस्टिस, न्याय बहने लगे किस तरह से?
पानी की तरह, न्याय पानी की तरह हर तरफ बहने लगे। और राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, और नीतिपरायणता, राइटियसनेस ये एक मजबूत धारा की तरह, माइटी स्ट्रीम मजबूत धारा। स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, अत्याचार या उत्पीड़न की आंधी। विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी, यानी कि पुलिस की क्रूरता की हवाएं। वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेटरन्स ऑफ विच, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, क्रिएटिव सफरिंग। नेक्स्ट है अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव, जो अर्जित की हुई सफरिंग नहीं होती हैं, जो वो कष्ट, वो कठिनाइयाँ जिसे हमने अपने कर्मों से अर्जित नहीं किया है, वो अगर हमें मिल रही है, यानी कि बेवजह का अगर कष्ट मिल रहा है तो वो मुक्तिदायक ही होता है, वो मुक्ति देने वाला ही होता है। लेट LET होगा, LAT नहीं होगा, LET। लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, हमें निराशा की घाटियों में बहना नहीं है। लेट अस नॉट वैलो। नेक्स्ट, रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स ऑनर। जरा सोच के बताइएगा, जब हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया था उस वक्त क्या बात हुई थी कि जो प्राचीन, जो पहले के गुलाम हैं उनके बेटे और पहले के गुलामों के जो मालिक है उनके बेटे, यानी कि गुलाम के बेटे और गुलाम के मालिक के बेटे दोनों ही एक साथ भाईचारे की टेबल पर बैठ सके। देखिए वही बातें हैं। सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, पहले के गुलाम के बेटे। सन्स ऑफ फार्मर स्लेव ऑनर्स, पहले के गुलामों के जो मालिक थे उनके बेटे। विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, वे दोनों ही एक साथ भाईचारे की टेबल पर एक साथ बैठेंगे, एक साथ बैठवाने में सक्षम होंगे। ये कहाँ की बात हो रही है? रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया। ध्यान रखेंगे, रेड हिल्स कहाँ? जॉर्जिया में। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट। डेजर्ट स्टेट का अगर जिक्र होगा तो वो कौन है, किसके बारे में बताया जा रहा है? तो मिसिसिपी जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक डेजर्ट स्टेट है। स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, स्वेल्टरिंग तपता हुआ, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस अन्याय, अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से तपता हुआ। कौन सा स्टेट? मिसिसिपी। आगे, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, एक ओसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जो, और वो ओसिस होगा फ्रीडम और जस्टिस का, यानी कि न्याय और स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता और न्याय का एक ओसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ओसिस समझ रहे हैं? रेगिस्तान में जहाँ चारों तरफ बालू ही बालू है, वहाँ कोई एक छोटा सा स्थान जहाँ पर पेड़ पौधे हो, जहाँ पर हरियाली हो, उसे कहा जाता है ओसिस। तो ये एक डेजर्ट स्टेट है मिसिसिपी, और उस डेजर्ट स्टेट में एक ओसिस में कन्वर्ट हो जाएगा जो वहाँ पर इनजस्टिस और ऑपरेशन है। इनजस्टिस और ऑपरेशन की गर्मी से जो ये स्टेट तप रहा है वो एक दिन फ्रीडम और जस्टिस के ओसिस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, माई 4 चिल्ड्रन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं कि मेरे 4 बच्चे, जो मेरे 4 बच्चे हैं वो, वे चारों बच्चे एक दिन ऐसे देश में रहेंगे जहाँ पर उनको उनके स्किन के कलर से नहीं बल्कि उनको उनकी काबिलियत से जज किया जाएगा। नेक्स्ट, एवरी वैली शैल बी एक्साल्टेड, जितनी भी घाटियाँ हैं उन सब को भर दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो, जो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं उन सब को कम कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, ये अमेरिकन सोसाइटी में जो ऊंच नीच की बात है उसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। वैली का जिक्र करते हुए, हिल एंड माउंटेन का जिक्र करते हुए अमेरिकन समाज में जो ऊंच नीच है उसी को यहाँ पर जिक्र दर्शाया जा रहा है। एवरी वैली, सभी घाटियाँ, अमेरिका में नहीं बल्कि अमेरिकन समाज में, अमेरिकन सोसाइटी में, शैल बी एक्साल्टेड, सभी घाटियों को बराबर कर दिया जाएगा। एवरी हिल एंड माउंटेन, जो भी ऊंची ऊंची चीज़ें हैं उनको
कम कर दिया जाएगा। द रफ प्लेसेज, जो खुरदरे स्थान है, स्वाभाविक सी बात है, उसको भर के बराबर कर दिया जाएगा। विल बी मेड प्लेन, उसको समतल कर दिया जाएगा। द क्रूक्ड प्लेसेज, और जो टेढ़े मेढ़े स्थान है, सोच सकते हैं, उसको सीधा कर दिया जाएगा। विल बी मेड स्ट्रेट। यू आउट ऑफ द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, और निराशा के पहाड़ से यू आउट, चीर कर निकाल लेना है क्या? अ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद का एक पत्थर। निराशा के पर्वत से उम्मीद का एक पत्थर चीर कर बाहर ले लेना है। निराशा के पहाड़ से, माउंटेन ऑफ डिस्पेयर से यू आउट कर लेना है, चीर कर बाहर निकाल लेना है। अ स्टोन ऑफ होप, उम्मीद की एक पत्थर। ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। ट्रांसफॉर्म, चेंज कर देना है। द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स, जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स मतलब होगा झंझनाते हुए जो बेसुरापन है, जो असहमति है, देश में जो असहमति है, वो एक दिन चेंज हो जाएगा। किसमें? अ ब्यूटीफुल सिम्फनी। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और सिम्फनी स्वर संगति ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के सुंदर स्वर संगति में एक दिन चेंज हो जाएगा जो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स हैं। तो जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स चेंज हो जाएगा ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड, ध्यान रखें। नेक्स्ट है लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम। अब इन चीज़ों को तो आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम, फ्रीडम को रिंग करने की कहाँ से बात कर रहे हैं? स्वतंत्रता को कहाँ से वो गूंजने देने की बात कर रहे हैं। द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। प्रोडिजियस हिल टॉप्स कहाँ के? न्यू हैम्पशायर के। माइटी माउंटेन्स कहाँ के? न्यूयॉर्क के। हैटनिंग एलिगेनीज पेंसिल्वानिया के। स्नो कैप्ड रॉकीज कोलोराडो। कर्वेसियस पिक्स कैलिफोर्निया। स्टोन माउंटेन जॉर्जिया। लुकआउट माउंटेन टेनेसी। एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल मिसिसिपी। अब आप इसको 1 से 2 बार पढ़िए, और फिर ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, इन सब चीज़ों को ढक दीजिए और बाएं तरफ वाला बोलते चले जाइए, मौखिक बोलते चले जाइए। द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, माइटी माउंटेन्स न्यूयॉर्क, हाइटनिंग एलिगेनीज पेनिसिल्वानिया, स्नो कैप्ड रॉकीज कोलोराडो, कर्वेसियस पिक्स कैलिफोर्निया, स्टोन माउंटेन जॉर्जिया, लुकआउट माउंटेन टेनेसी, एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल मिसिसिपी। और इसी के साथ आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाला सेक्शन समाप्त होता है, और अब हम लोग चलेंगे समरी की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने सारे देख लिए हैं, सारे जान लिए हैं, और अब आइए शुरुआत करते हैं समरी की। आई हैव अ ड्रीम इज़ एन आइकॉनिक स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल in Washington DC to end segregation and racial discrimination। I have a dream ये एक बहुत ही आइकॉनिक स्पीच है, एक शानदार स्पीच है, एक फेमस स्पीच है, डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिलीवर किया गया, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। कहाँ पर? ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर। किस लिए? वाई? टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सेग्रीगेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए। आगे देखिए, बिगिनिंग द स्पीच किंग जूनियर टॉक्स अबाउट द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन विच वाज साइंड टू गिव द निग्रोज फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस। बिगिनिंग द स्पीच की शुरुआत करते हुए किंग जूनियर इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं, जो निग्रो को फ्रीडम, इक्वलिटी और जस्टिस देने के लिए साइन कर दिया गया था, जिस पर साइन करके बता दिया गया था कि अब निग्रो को फ्रीडम दिया जाता है, स्वतंत्रता दी जाती है, उनको इक्वलिटी दी जाती है, उनको समानता का अधिकार दिया जाता है, और साथ ही उनको न्याय दिया जाता है, जस्टिस दिया जाता है। But 100 years later also, the Negroes were deprived of their citizenship rights। लेकिन 100 साल के बाद भी
निग्रो अपने सिटीजनशिप राइट्स से, अपने नागरिक अधिकारों से वंचित थे। देयरफॉर इसलिए ऑन अगस्त 28, 1963 इसलिए 28 अगस्त 1963 को मिलियंस ऑफ निग्रोज लाखों निग्रो कम टुगेदर एट द लिंकन मेमोरियल पर आए एंड किंग जूनियर गिव्स दिस हिस्टोरिकल स्पीच। और किंग जूनियर ने ये एक हिस्टोरिकल स्पीच दिया। यहाँ पर सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर चला जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे जब पास्ट की घटना को महत्वपूर्ण बताने के लिए या जोरदार बनाने के लिए हमें कुछ सेंटेंसेस का प्रयोग करना पड़े तो उसको पास्ट की घटना को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया जाता है। देयरफॉर ऑन अगस्त 28, 1963 इसलिए अगस्त 28, 1963 को मिलियंस ऑफ निग्रोज कम टुगेदर एट द लिंकन मेमोरियल। 28 अगस्त 1963 को लाखों निग्रो लिंकन मेमोरियल पर आते हैं एंड किंग जूनियर गिव्स दिस हिस्टोरिकल स्पीच। और किंग जूनियर ये ऐतिहासिक भाषण देते हैं इन विच ही अर्ज हिज पीपल टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल विद डिग्निटी एंड डिसिप्लिन until they get freedom, equality and justice। जिसमें ही अर्ज हिज पीपल वे अपने लोगों को प्रेरित करते हैं टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए विद डिग्निटी एंड डिसिप्लिन मान मर्यादा और अनुशासन के साथ अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए until they get freedom जब तक वे नहीं पा लेते हैं स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता एंड जस्टिस और न्याय। आइए देखिए He talks about his dream of all the Americans, irrespective of their color, being treated equally. He talks about his dream, वो अपने सपने के बारे में बात करते हैं of all the Americans, irrespective of their color, रंग से ऊपर उठकर, रंग से परे अमेरिका के सभी लोग being treated equally, कि सभी लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। इक्वलिटी वही चीज़ तो है कि समानता का अधिकार, यही तो है कि देश के सभी नागरिक एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी रंग के हो, सब बराबर है। यही इसी को बोलते हैं इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार। तो यहाँ पर जो उन्होंने बात की थी कि निग्रो को सिर्फ मिलना चाहिए, लेकिन निग्रो को सिर्फ नहीं बल्कि हर किसी को, यहाँ पर अलग अलग अगर निग्रो को लिखा जाएगा तो वर्ड उस हिसाब से बढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर शब्दों को छोटा करने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली अमेरिकन्स लिख दिया गया है। देखिए ही टॉक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ ऑल द अमेरिकन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर बीइंग ट्रीटेड इक्वली। वे चाहते हैं, उनका एक ड्रीम है कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को एक समान, सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। ही होप्स दैट द नेशन विल रियलाइज देयर हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मतलब होता है दुख, कठिनाइयाँ। ही होप्स उम्मीद करते हैं दैट कि द नेशन विल रियलाइज देयर हार्डशिप्स, कि राष्ट्र उनकी कठिनाइयों को समझेगा एंड सेज और कहते हैं दैट इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, हिज ड्रीम्स मस्ट बिकम ट्रू, तो उसके जो सपने हैं कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार हो, उनके ये सपने निश्चित रूप से सच होना ही पड़ेगा, तभी अमेरिका एक महान राष्ट्र बन सकता है। आगे देखिए ही वांट्स फ्रीडम लेट रिंग फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लाइक प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, mighty mountains of New York, snow-capped Rockies of Colorado, etc. Because if it happens, देखिए he wants freedom let ring, वो चाहते हैं कि स्वतंत्रता की गूंज हर तरफ से उठे, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, सभी पहाड़ी ढलानों से स्वतंत्रता की गूंज उठे, लाइक जैसे कि प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के जो प्रोडिजियस हिल टॉप्स हैं वहाँ से, माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, स्नो कैप्ड रॉकीज़ ऑफ कोलोराडो, ये सब एग्जांपल आप ध्यान में रखें और इन सब एग्जांपल को यहाँ पर जोड़ देना है। आगे बिकॉज इफ़ इट हैपन्स, क्योंकि यदि ऐसा होता है, दैट डे विल कम सून, तो वो दिन जल्दी ही आएगा, व्हेन ऑल द अमेरिकन्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स एंड सिंग
एंड थैंक द ऑलमाइटी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो दिन जल्दी ही आ जाएगा जब सभी अमेरिकी एक साथ हाथ जोड़ने में सक्षम होंगे, एक साथ हाथ मिलाने में सक्षम होंगे, एक साथ अपने देशभक्ति के गानों को गाने में सक्षम होंगे और एक साथ वे ईश्वर को धन्यवाद भी दे रहे होंगे। और इस तरीके से आपका समरी समाप्त हो जाता है। और अब आगे हम जानेंगे इस समरी को याद करने का ट्रिक। ओहो, बचा हुआ है अभी। फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच ऑफ किंग जूनियर which built the huge impact in raising public consciousness for civil rights and established King as one of the greatest orators in American history. कंक्लूजन बाकी रह गया था। फाइनली अंततः दिस इज एन ऑसम स्पीच, ये एक बहुत ही शानदार स्पीच है ऑफ किंग जूनियर का, विच बिल्ट द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कंससनेस, लोगों की चेतना जगाने में, फॉर सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार के लिए लोगों की चेतना जगाने में जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एंड एस्टेब्लिश्ड किंग जूनियर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और किंग जूनियर को अमेरिका के इतिहास के महान वक्ताओं में से एक साबित कर दिया। तो अब यहाँ से समाप्त होता है आपका समरी। और आइए अब जानते हैं इनको याद करने के लिए कुछ तरीके, याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स। पॉइंट्स टू मेमोराइज द समरी, समरी को याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले तो समरी लिखते कैसे हैं वो चीज़ जान लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, शुरुआती पैराग्राफ जो हमारा होगा वो इंट्रोडक्शन आएगा। और इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, तो काइंड ऑफ प्रोज या पोएट्री, कोई भी प्रोज है या पोएट्री है, वो प्रोज या पोएट्री पीस कैसा है, किस टाइप का है, क्या है वो, ऐसे है, स्टोरी है, ड्रामा है, या फिर अगर पोएट्री में चले जाएं तो पोएट्री में क्या है वो एलिजी है, सोनेट है, या क्या है, जो कुछ भी है वो बताना है। इसके बाद फिर ऑथर के बारे में बताते हैं। फिर आगे हैं अगर वेयर, व्हेन, हाउ, अगर इन सब का कोई जिक्र हो, कहाँ, कब, कैसे, अगर इन सब का कोई जिक्र हो चैप्टर में तो वो जिक्र करेंगे। और आखिर लास्ट में हम जिक्र करेंगे व्हाई, क्यों, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो व्हाई का तो। और अगर ये कुछ ना हो तो फिर सिर्फ काइंड ऑफ प्रोज, पोएट्री पीस, ऑथर, इतना सा जिक्र करेंगे और इसके बाद डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा जो पैराग्राफ हमारा होगा वो होगा सेंट्रल आइडिया, यानी कि पूरे चैप्टर का जो कुछ भी मेन थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो मुख्य बात है, उन बातों को लिखेंगे। और थर्ड पैराग्राफ जो हमारा आएगा, यानी कि तीसरी बात, जरूरी नहीं कि वो थर्ड पैराग्राफ ही हो, क्योंकि हमारा सेंट्रल आइडिया में एक दो पैराग्राफ भी हो सकता है, वहाँ पर एक ही नहीं, दो पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ भी हो सकता है। और तीसरी बात जो है कंक्लूजन, यानी कि जहाँ पर जाकर हम वहाँ पर योर ओपिनियन और द टीचिंग्स ऑफ द चैप्टर अगर कोई सीख दे रहा है तो हम वो चीज़ लिखेंगे, या फिर अपना कोई विचार वहाँ पर अपनी तरफ से चैप्टर के बारे में हमारा क्या ओपिनियन है। जैसे कि स्पीच, ये कैसा स्पीच है, यहाँ पर आपने अभी देखा था। फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच, ये हमारा अपना विचार है कि ये स्पीच बहुत ही ऑसम है। तो इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है कंक्लूजन। और आगे फिर इस स्पीच का क्या क्या प्रभाव पड़ा, चैप्टर के कुछ टीचिंग्स भी आ गए। आगे देखिए, तो पॉइंट्स टू मेमोराइज द समरी, समरी को याद करने के लिए हम कौन कौन सा ट्रिक करना है। सबसे पहली बात कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हमें नोट करना होगा। नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है, ये समरी क्या है, स्पीच है, ऑथर किंग जूनियर है, कहाँ पर दिया गया था, ऑन द स्टेप्स ऑफ। अब जो कुछ भी यहाँ पर ये जो हम पॉइंट बनाएंगे, ये पॉइंट हमारा पूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्ड में या फ्रेज में होना चाहिए, क्योंकि इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। अगर आप इसको सेंटेंस में लिखने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जब कभी आप पॉइंट्स बनाएं तो पॉइंट्स को आप बिल्कुल या तो वर्ड में लिखें या फिर
फ्रेज में। सबसे पहली बात कि ये कैसा प्रोज पीस कैसा है, तो ये स्पीच है। ऑथर कौन है इसके, किंग जूनियर है। कहाँ पर ये स्पीच दिया गया था, ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल। क्यों दिया गया था, टू इंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आगे अब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जैसे स्पीच शुरू होता है वहाँ पर बात हुई इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की, किस लिए, तो सुरक्षा देने के लिए। आइए अब इसको समरी के साथ रिलेट करके देखते चलते हैं। सबसे पहला है स्पीच किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल। आई हैव ए ड्रीम इज एन आइकॉनिक स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ पर ये स्पीच है और ऑथर के बारे में भी बात होगी। आगे था ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल, वो भी चीज़ें आ गई। इन वाशिंगटन डीसी, कहाँ पर, तो वो भी चीज़ आ गया। क्यों, वाई, वो रीजन भी आ गया। टू इंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आगे beginning the speech, King Jr. talks about the Emancipation Proclamation, which was signed to give the Negroes freedom, equality and justice। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। आगे देखिए, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बारे में बात हुई थी, जिससे उनको स्वतंत्रता मिलनी थी। और आगे सिटीजनशिप राइट्स क्रॉस, यानी कि सिटीजनशिप राइट्स उनको नहीं मिला था। 100 साल के बाद भी उनको सिटीजनशिप राइट्स नहीं मिला था, इसलिए तो वो इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे थे। और जब सिटीजनशिप राइट मिला नहीं तो लाखों निग्रो लिंकन मेमोरियल पर आए और उन्होंने आके वहाँ पर आंदोलन किया। अब इसको रिलेट करके देखिए, बट 100 years लेटर ऑल्सो द निग्रोज वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर सिटीजनशिप राइट्स। उनको नागरिक अधिकार नहीं मिला हुआ था, वो नागरिक अधिकारों से डिप्राइव्ड थे, वंचित थे। देयरफॉर, इसलिए 28 अगस्त 1963 को मिलियंस ऑफ निग्रोज कम टुगेदर एट द लिंकन मेमोरियल। इसलिए 28 अगस्त 1963 को लाखों निग्रो लिंकन मेमोरियल पर आते हैं और वहाँ पर क्या होता है, तो किंग जूनियर ये ऐतिहासिक भाषण देते हैं। और जब भाषण देते हैं तो अपने लोगों से वो क्या कहते हैं, कहने को तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उन सभी बातों का जिक्र नहीं किया जा सकता है। तो क्या क्या कहते हैं, ज़रा वो एक बार पहले पॉइंट से हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आकर रिलेट करेंगे उसको। मिलियंस ऑफ निग्रोज कम, मिलियन लाखों निग्रो आते हैं वहाँ पर, किंग जूनियर भाषण देते हैं। और भाषण देने के बाद क्या होता है, भाषण देने वो कहते हैं अपने लोगों से कंटिन्यू स्ट्रगल अनटिल फ्रीडम, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है तब तक संघर्ष अपना जारी रखो। लेकिन अगला पॉइंट देखिए, डिग्निटी, कि उस संघर्ष में मान मर्यादा बनी रहे, उस संघर्ष में अनुशासन बना रहे, हम हिंसा के रास्ते पर ना उतर जाएं। फिर आगे बात हुई ड्रीम, और उनका ड्रीम क्या है कि अमेरिका के सभी लोग को एक जैसा इक्वली ट्रीट किया जाए। और आगे क्या कहते हैं, वे होप, उम्मीद करते हैं कि नेशन उनकी समस्याओं को, उनकी कठिनाइयों को समझेगा। और कहते हैं इफ़ अमेरिका, यानी कि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उनके सपने सच होने ही चाहिए। आइए अब इसको रिलेट करके देखते हैं। He talks about his dream of all the Americans, irrespective of their color, being treated equally। वो अपने सपने के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका के जितने भी लोग हैं वो सब उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, उनके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। He hopes that the nation will realize their hardships। वो कहते हैं कि नेशन, वो उम्मीद करते हैं, उनकी उम्मीद क्या है कि नेशन, राष्ट्र उनकी समस्याओं को समझेगा। और अगर समस्या को समझ लिया तो इसके बाद क्या करेगा, उनकी समस्या का निवारण होगा। यहीं पर वो बात को जोड़ देते हैं कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो हमारी समस्या सुननी ही पड़ेगी, हमारी समस्याओं का निवारण करना ही होगा। इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, हिज ड्रीम्स मस्ट बिकम ट्रू। आगे के पॉइंट्स देख लीजिए। लेट फ्रीडम रिंग एवरी माउंटेन साइड। अब एवरी माउंटेन साइड के पास हम 2-3 एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में हो तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो जरूरी नहीं है, अगर हैं एग्जाम्पल ध्यान में तो आप दे सकते हैं। जैसे कि प्रोडिजियस हिल टॉप्स कहाँ के, न्यू हैम्पशायर के। माइटी माउंटेन्स न्यूयॉर्क के। स्नो कैप्ड रॉकीज कोलोराडो के। ठीक है, आगे देखिए।
और अगर ऐसा होता है, फ्रीडम रिंग स्वतंत्रता को गूंजने देते हैं, तो क्या होगा? द डे विल कम सून, वो दिन जल्दी आएगा जब सभी लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे से हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होंगे। और इसके बाद कंक्लूजन है, ये ऑसम स्पीच है जिसने पब्लिक कंसंसनेस फॉर सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार के लिए लोगों की चेतना को जगाया और किंग जूनियर को एक महान वक्ता के रूप में स्थापित किया। अब आइए इसको भी देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स फ्रीडम लेट रिंग फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड। यहाँ पर एवरी माउंटेन साइड के बाद देखिए जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ी ढलान सभी जगह से। तो कुछ एग्जाम्पल, लाइक के बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो। ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, और अगर नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, वैसे आपको रखना चाहिए ये चीज़ें। बिकॉज इफ़ इट हैपन्स, यदि ऐसा होता है, दैट डे विल कम सून व्हेन ऑल द अमेरिकन्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स एंड सिंग एंड थैंक द ऑलमाइटी। अगर ऐसा होता है तो वो दिन जल्दी ही आएगा जब अमेरिका के सारे लोग एक दूसरे से हाथ जोड़कर गा रहे होंगे और ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होंगे। और आगे फिर कंक्लूजन है, फाइनली दिस इज एन ऑसम स्पीच, एक बहुत ही शानदार भाषण है ऑफ किंग जूनियर का, विच बिल्ट द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कंसियसनेस फॉर सिविल राइट्स, जिसने नागरिक अधिकार के लिए लोगों की चेतना को जगाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एंड एस्टेब्लिश्ड किंग जूनियर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। और किंग जूनियर को अमेरिका के इतिहास में महान वक्ताओं में से एक साबित कर दिया। तो ये थे आपके कुछ समरी याद करने के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हालांकि मैं आपको कुछ ये भी बता दूं कि अगर आप चाहें तो इसमें समरी को कुछ छोटा किया जा सकता है यहाँ से। जैसे देखिए, आई हैव ए ड्रीम इज एन आइकॉनिक स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब यहाँ से आप ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल, इसको चाहें तो आप हटा सकते हैं। इन यहाँ तक आप हटा मेमोरियल तक आप हटा सकते हैं। इन वाशिंगटन डीसी, आप डायरेक्ट आ जाइए यहाँ से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन वाशिंगटन डीसी टू इंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं। और आगे दोबारा से फिर यहाँ पर जो डेलीगेट फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये वाला पार्ट, यहाँ से आप सिर्फ फ्रीडम को रखिए, इक्वलिटी एंड जस्टिस को हटा दीजिए, हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और आगे फिर ये प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो एटीसी। आप चाहें तो आप इसको भी हटा सकते हैं, ना हटाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद बस बाकी तो कहीं कुछ ज़्यादा पॉइंट्स हैं नहीं, ज़्यादा बड़ी बातें हैं नहीं। तो आप बस कुछ इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को सामने रखें और पॉइंट्स को सामने रख कर 1 से 2 बार समरी को पढ़कर खुद से प्रयास करें समरी को लिखने का। उम्मीद है आपने समरी और इसे लिखने का तरीका दोनों ही बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप अपना प्रयास शुरू कीजिए। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।